नीतीश ने राज्यपाल को समर्थन का पत्र सौंप दिया है। नीतीश ने राज्यपाल को समर्थन का पत्र सौंपा। बैठक के बाद पहुंच गए। नीतीश ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। समर्थन का पत्र सौंप दिया है क्योंकि एनडीए की बैठक हुई और 128 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। नीतीश कुमार ने 128 विधायकों का समर्थन पत्र राज्यपाल के पास लेकर पहुंचे थे। समर्थन का पत्र सौंप चुके हैं। 128 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी है, यानी एक बार फिर एनडीए का कुनबा एक साथ आ गया है। एनडीए और जेडीयू और बीजेपी। नीतीश कुमार ने जो चिट्ठी सौंपी है उसमें 128 विधायकों का समर्थन पत्र शामिल है। राज्यपाल से मुलाकात और उसके बाद जानकारी ये भी कि आज शाम तक ही हो सकता है शपथ ग्रहण भी। राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी सौंप चुके हैं। आज सुबह से जिस तरह से घटनाक्रम बदला, पहले इस्तीफा, उसके बाद कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा गया, फिर बैठकों का दौर चला और बैठक खत्म होने के बाद सीधे वापस एक बार फिर रवाना हुए राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद समर्थन का पत्र सौंप दिया है। 128 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर पहुंचे थे नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। पूरी तरह से बदल गई है एक बार फिर बिहार की सियासत, एक बार फिर पलटी नीतीश कुमार की। लेकिन अब नीतीश कुमार एक बार फिर वापस एनडीए के खेमे में मौजूद। नीतीश ने राज्यपाल को समर्थन का पत्र सौंपा और उसके बाद नीतीश कुमार ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। नीतीश कुमार ने 128 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है और जानकारी यह है कि आज शाम तक ही नई सरकार में शपथ ग्रहण भी हो जाएगा। राहुल सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, अब पूरी तरह से एक बार फिर पलट गई है बाजी बिहार में। बिल्कुल, बिहार की बाजी पलटी है, लेकिन इसके बाद इस पलटी हुई बाजी का असर देश पर किस तरीके से पड़ेगा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को सिर्फ और सिर्फ बिहार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसका असर निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। और जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो बता भी रहे हैं और कह भी रहे हैं कि असल में ये जितना भी गुणा भाग हुआ है, जितने भी ये राजनीतिक समीकरण दुरुस्त किए गए हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह लोकसभा चुनाव हैं। अब वाकई ये जो फॉर्मूला तैयार किया गया है इसका फायदा लोकसभा चुनाव में मिलता है, नहीं मिलता है, मिलता है तो किसे मिलता है? बीजेपी जिस उम्मीद के साथ में आगे बढ़ी है, नीतीश कुमार का हाथ पकड़ा है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में वो वोट बैंक जो कि नीतीश कुमार का है ट्रांसफर होकर के बीजेपी के पास आ पाता है? कई ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कि अगले 2-3 महीने में बहुत क्लियर हो पाएंगे। सरकार चलती है, कितनी चलती है, ये तो मुझे लगता है सुमेरा कुछ वक्त के बाद ही क्लियर होगा। जी हां, तस्वीर बाद में साफ होगी, जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव के साथ। लेकिन अभी फिलहाल अपने अपने समीकरण दुरुस्त करने की कोशिश है। देखिए क्या है, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की वो सबसे पहले आपको बता दें। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री होंगे। समर्थन पत्र सौंप दिया 128 विधायकों का और बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम होंगे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। विजय सिन्हा भी डिप्टी सीएम होंगे, यानी 2 डिप्टी सीएम बीजेपी की तरफ से। और नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री, यानी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी में बने रहेंगे। नीतीश कुमार नए मौसम वैज्ञानिक हैं बिहार के, जो बिहार ही नहीं देश की राजनीति किधर जा रही है उसको भी शायद भापना जान गए हैं। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, कांग्रेस के पवन खेड़ा का बड़ा आरोप है और आरोप उन्होंने लगाया है वो ये कि जो चला गया उसकी कुछ मजबूरी रही है। ईडी और सीडी 2 मजबूरी बता रहे हैं वो, एक ईडी और दूसरी सीडी। अब सीडी जो लिखा है पवन खेड़ा ने, ये बहुत बड़ा आरोप है। सीडी क्या है, किसकी है, एक बार आपको सुनवा देते हैं पवन खेड़ा क्या कह रहे हैं। एक आपने सबने सुना होगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, उसका नाम आज बदला जा रहा है, उसका नाम है नीतीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। 9 बार शपथ ले रहे हैं, ये एक रिकॉर्ड है अपने आप में। तो अब आप उनसे पूछिए कि उनकी मंशा क्या थी, क्यों उन्होंने ऐसा किया। और उनको भी छोड़ दीजिए, जिनके साथ वो जा रहे हैं, जो 400 सीटों का दम भरते हैं, दावा करते हैं, ये है असलियत। ऐसे ला रहे हैं आप ईडी सीबीआई, कभी किसी को डरा दबा के ले आए। अब पता नहीं उनके ईडी है सीडी है हमें नहीं मालूम, जो भी है नीतीश बाबू को भी ले ही आए ना। तो अगर आपको 400 सीटों का विश्वास था तो ये सब करने की क्या जरूरत पड़ रही है आपको? यहीं से मालूम पड़ता है कि आप असलियत जानते हैं, आपको पता है क्या होने वाला है, इसलिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं।
इंडिया पर जेडीयू ने भी बड़ा आरोप लगाया है। इंडिया गठबंधन में नीतीश के खिलाफ साजिश की जा रही थी। एक आज जेडीयू ने इंडिया की अगुवाई पर कांग्रेस की नजर थी। दरअसल कांग्रेस पार्टी अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है, अपने अस्तित्व को बचाकर रखना चाहती है। क्षेत्रीय दलों के विकास में कांग्रेस रोड़ा बन रही है। हम आज इंडिया से अलग हो गए हैं, ये कहा केसी त्यागी ने। हमें अफसोस जो कांग्रेस के साथ गए उसके बारे में कि वो जो हमने उनका साथ दिया उसके लिए हमें आज अफसोस है। और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़गे का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। तो देखिए, बड़ी जबरदस्त राजनीतिक समीकरण और आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। लड़ाई इस वक्त हो रही है लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच। सरकार जो टूटी है वो जेडीयू आरजेडी की टूटी है और दोष अभी जो मढ़ा जा रहा है वो कांग्रेस पे मढ़ा जा रहा है। वैसे कांग्रेस नेता जयराम रमेश का नीतीश पर हमला है। नीतीश कुमार की गाड़ी में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार की गाड़ी में बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी को अपने साथ लेकर बाहर निकले हैं। अंदर विनोद तावड़े को लेकर गए थे, लेकिन इस बार देखिए नीतीश कुमार का ये जो काफिला है, देखिए यहाँ पर अंदर नीतीश कुमार एक बार फिर से अंदर जा रहे हैं। लेकिन पिछली बार नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी के साथ थे और इस बार आप देखिए विनोद तावड़े तो हैं ही, सम्राट चौधरी भी उनके साथ हैं। सम्राट चौधरी को अपने साथ, सम्राट चौधरी उसी गाड़ी में, नीतीश कुमार की गाड़ी में सम्राट चौधरी आगे बैठे हुए थे। अगली सीट पर ड्राइवर के बगल में सम्राट चौधरी बैठे हुए थे। और जो सबके मन में था कि नीतीश कुमार से जब सम्राट चौधरी मिलते हैं तो उनकी पगड़ी का क्या होगा, लेकिन सम्राट चौधरी जब नीतीश कुमार के साथ बैठे हुए थे उनके सर पर पगड़ी भी थी। वो पगड़ी जो इस संकल्प के साथ बांधी गई थी कि जब तक हम नीतीश कुमार को अपदस्थ नहीं कर देते हैं तब तक हम ये पगड़ी नहीं खोलेंगे। लेकिन उसी पगड़ी के साथ देखिए कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। नीतीश कुमार के साथ उसी गाड़ी में पिछली सीट पर विनोद तावड़े बैठे हुए थे, जबकि नीतीश कुमार के साथ ही उसी गाड़ी में अगली सीट पर सम्राट चौधरी बैठे हुए थे। वो सम्राट चौधरी जो अब नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री होंगे और थोड़ी देर बाद ये शपथ भी हो जाएगा। फिलहाल सरकार बनाने का दावा पेश करते हुए नीतीश कुमार बाहर निकल आए हैं। समर्थन का पत्र भी सौंपा है। जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके 4 विधायक भी उनके साथ हैं और ये भरोसा का पत्र लेकर कुछ देर पहले जीतन राम मांझी भी अंदर गए थे। उनके बेटे संतोष सुमन जो नीतीश मंत्रिमंडल में मंत्री भी थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ये कहते हुए कि नीतीश कुमार उन्हें काम नहीं करने दे रहा, उनका बजट बहुत कम है। लिहाजा मांझी गठबंधन तोड़ने के पहले अपने बेटे को इस्तीफा दिलवाया था और मांझी फिर साथ आ गए। किस तरह से बिहार की सियासत गड्ढम गड्ढ होती है, एक दूसरे के खिलाफ बाजियां हो, बीजेपी हो या फिर आरजेडी हो। लेकिन चुटकियों में मैंने कहा कि किस तरह से चुटकियों में सब एक साथ हो जाते हैं। पुराने बयान भुला दिए जाते हैं, पुरानी अदावत भुला दी जाती है, तमाम चीज़ों को भूलकर फिर एक साथ एक गाड़ी में। और ये एक गाड़ी उस बात का गवाह है कि जो सरकार की गाड़ी चलेगी उस गाड़ी में सम्राट चौधरी भी मौजूद होंगे, जिस गाड़ी के ड्राइवर होंगे नीतीश कुमार। भले ही आज अगली सीट पर सम्राट चौधरी बैठे हुए दिखे, लेकिन जो सरकार की गाड़ी चलेगी उसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री यानी कि ड्राइवर होंगे। और फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते रहे 2 साल पहले तक, बल्कि 16 महीने पहले ये कहते रहे हैं कि बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है। अब इस
जी बिहार में भी एक बार फिर से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और रुपेश, आपको आवाज मिल रही है हमारी? रुपेश जी, सवाल एक बड़ा, आपने जो ये कहानी बताई उसमें एक बहुत दिलचस्प पहलू आपने बताया कि विनोद तावड़े के साथ गाड़ी में अंदर गए थे और जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो सम्राट चौधरी बैठे हुए थे। अब गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार है, लेकिन नीतीश किसकी गाड़ी में कब बैठ जाएं और नीतीश की गाड़ी में कब कौन बैठ जाए, ये बात सम्राट चौधरी भी जानते हैं और विनोद तावड़े भी जानते हैं जो उनके साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत दिलचस्प ये इंटरप्रिटेशन है कि गाड़ी वही है, नीतीश कुमार कब किसकी गाड़ी में बैठ जाएं, ये आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, ये नीतीश कुमार भी कहते हैं और इस बार बीजेपी ने भी कह दिया। बीजेपी हैं वो इसलिए कि तमाम जो शर्तें हैं वो बीजेपी की हैं और वो कुछ शर्तें अभी दिखती हुई नजर आ रही हैं। बीजेपी ने कहा पहले आप इस्तीफा दीजिए, नीतीश कुमार ने पहले इस्तीफा दिया। बीजेपी ने कहा कि आप मेरे दरवाजे आइए, मुझसे समर्थन मांगिए। संजय झा, नीतीश कुमार के करीबी मंत्री, दौड़े दौड़े बीजेपी ऑफिस गए, उन्होंने समर्थन मांगा, याचना की। और रुपेश वापस आएंगे, ये जो एनालिसिस आप करें इसके बारे में और बात करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। पहले लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी पोस्ट किया है, वो भी आक्रामक दिखाई दे रही हैं। बिहार तेजस्वी के साथ है, कहा है रोहिणी आचार्य ने, यानी एक बार फिर मैदान में जाने की बात हो रही है। बिहार की जनता उनके साथ है, ये दावा किया जा रहा है। लोगों के पास जाएंगे और उनके सामने रखेंगे ये मुद्दा। ये अब आरजेडी के पास विकल्प दिखाई दे रहा है, लेकिन किस तरह के आक्रामक तेवर। वही रोहिणी आचार्य जिन्होंने जो ट्वीट किया था उसे हटा दिया गया था, हटवा लिया गया था क्योंकि उस पर नीतीश कुमार ने आपत्ति दर्ज कराई थी। अब वही कह रही है कि बिहार तेजस्वी के साथ है। और इस्तीफा देने के बाद नीतीश ने क्या कहा ये भी आपको सुना देते हैं। आप सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबके लिखे अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे। तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। नीतीश कुमार ने क्या कहा राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वो आपने सुना, लेकिन नीतीश कुमार अब इस वक्त सीएम आवास पहुंच चुके हैं। एक बार फिर राजभवन से सीएम आवास पहुंच गए हैं। राजभवन में समर्थन की चिट्ठी देने के बाद वापस बाहर निकले और सम्राट चौधरी, जैसा कि हम पहले भी जानकारी दे रहे थे आपको, उनकी गाड़ी में उनके साथ बैठे हुए थे। राजभवन से एक बार फिर अब सीएम आवास पहुंच गए हैं नीतीश कुमार। और नीतीश के साथ आने पर नित्यानंद राय ने क्या कहा ये भी आप सुन लीजिए। आज सुबह आप कह रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा है, तो क्या राजनीति का बादल छट गया है बिहार? बिल्कुल, राजनीति का मौसम भी बढ़िया है, राजनीति का बादल छुटा है। बिहार में जो
एक तरह से बिहार का विकास बाधित हो गया था, विधि व्यवस्था चौपट थी। नीतीश जी भी घुटन महसूस कर रहे थे, बिहार की जनता भी घुटन महसूस कर रही थी। बिहार की जनता के हित में, बिहार के हित में विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी निर्णय ली है। और जब नीतीश जी का एक प्रस्ताव आया था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकारते हुए सरकार बनाने के लिए सहमत हुई। और हमारे सम्राट चौधरी जी नेता चुने गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के उपनेता विजय सिन्हा जी चुने गए, दोनों भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सिपाही, सब मिलकर अच्छी सरकार बिहार में चलेगी। जदयू भाजपा साथ में पूरा एनडीए, और बिहार में जो विकास बाधित था, अब डबल इंजन की सरकार बिहार में फिर से हो गई है। विकास अब बाधित नहीं होगा, खूब विकास होगा। और बिहार की राजनीति पर इस वक्त हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ रुपेश मौजूद हैं, हमारे साथ पंकज झा मौजूद हैं, हमारे साथ रजनीश मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। लेकिन पंकज, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार कभी भी पलट जाते हैं, पलटकर उनकी गाड़ी में, जैसे अभी कुछ देर पहले भी बात हो रही थी, कोई भी बैठ जाता है, वो किसी भी गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन वो जो कह रहे हैं उसके अलावा जो वो नहीं कह रहे हैं, मैं चाहती हूं कि उसके बारे में आप बात करें। क्या ये सिर्फ आगे आने वाले लोकसभा चुनाव तक के लिए साथ है, विधानसभा चुनाव के लिए भी नीतीश कुमार के लिए मुफीद है कि वो एनडीए के साथ ही रहें, या ये अभी फिलहाल 2024 का समीकरण सामने दिखाई दे रहा है और इस वजह से ये साथ? सुमेरा, कल क्या होगा ये तो नहीं कह सकते, और नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे ये भी कोई दावे के साथ नहीं कह सकता। अभी जो नित्यानंद राय एक बयान दे रहे थे, उस बयान के बीच में उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की तरफ से प्रस्ताव आया था, अब जब मेल हो चुका है, गठबंधन हो चुका है, ये बताने और समझाने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी ने पहल नहीं की, पहल नीतीश कुमार की तरफ से की गई थी। सच ये है कि बीजेपी का जो अपना सर्वे था, उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं, और अभी तो सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव का मामला है। और क्योंकि पिछली बार का अगर प्रदर्शन देख लें, 2019 का सब जानते हैं, तब एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीत ली थी, और वही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी कि वो जिस कॉम्बिनेशन में लोकसभा चुनाव में उतरना चाह रही थी, वो उसके लिए मुफीद नजर नहीं आ रहा था। इसीलिए नीतीश कुमार का साथ लिया गया है, और नीतीश कुमार को भी कंफर्टेबल लगा। अब जैसी वो बातें परिवारवाद से लेकर कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ सही नहीं था, ये सब उन्हें पहले से पता था। विपक्षी गठबंधन को उन्होंने एक साथ जोड़ने की कोशिश की है। अब रही बात कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा, फिलहाल नहीं कह सकते हैं कि कल को क्या होगा, लेकिन ऐसा बताया और समझाया जा रहा है कि इस बार जो मेल हुआ है वो लंबे समय तक चलेगा, क्योंकि अब बीजेपी बदले हुए रोल में है। पंकज, कल क्या होगा कह नहीं सकते, लेकिन आज जो होगा वो तो पता है हमको, और आज शाम को तो शपथ होगी, ये तय है। लेकिन रुपेश, क्या ये पता है कि शाम कितने बजे शपथ तय है? क्योंकि 128 विधायकों के समर्थन पत्र तो जाकर के दे दिया है राज्यपाल को, अब वक्त बता दिया गया है, जो 7 बजे का वक्त है वो मुकर्रर है, तय है, फिक्स है। देखिए, राजभवन की तरफ से अभी समय, एग्जैक्ट समय कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा इसकी सूचना फिलहाल नहीं आई है, लेकिन शाम को होगी। लेकिन 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के बकौल अगर कहें तो शाम को 7 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा, इतनी बात तय हो गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक, या अब यूँ कहें कि एनडीए के तमाम विधायक मौजूद हैं मुख्यमंत्री आवास में, और तय हो रहा है सरकार का स्वरूप क्या होगा, कितने लोग शपथ लेंगे। क्या सिर्फ 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ नीतीश कुमार शपथ लेंगे, या पिछली बार की तरफ 3 इधर से और 3 उधर से, यानी कि 2 उप मुख्यमंत्री, 1 मंत्री, और इधर से 1 मुख्यमंत्री और 2 अन्य मंत्रियों के साथ नीतीश मंत्रिमंडल शपथ लेती है, या इस मंत्रिमंडल को और विस्तारित स्वरूप देकर के शपथ ग्रहण होता है, या आज शाम को 7 बजे नीतीश कुमार अपने सिर्फ 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ शपथ लेते हैं, सरकार बन जाए, फिर आगे एक शपथ ग्रहण समारोह कराया जाए। इन तमाम बातों पर विचार के लिए अंदर बैठक हो रही है, फिर से एक बैठक हो रही है। एक बैठक हुई औपचारिक, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया, समर्थन का पत्र सौंपा गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हम जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से। वो समर्थन का पत्र लेकर कुछ महत्वपूर्ण नेताओं के साथ नीतीश कुमार अंदर गए, समर्थन का पत्र सौंपा, सरकार बनाने का दावा पेश किया, फिर वापस मुख्यमंत्री आवास में पहुंच गए, और फिर से वहां पर एक बैठक हो रही है। अब उस बैठक में सरकार के स्वरूप पर विचार चल रहा है। बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार विधानसभा का अध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। जो पिछली बार विजय सिन्हा थे, जो कि अब इस सरकार में उप मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन जिस फॉर्मूले पर पिछली बार सरकार चल रही थी कि कैसे बीजेपी का ही विधानसभा अध्यक्ष होगा, ये शर्त है। और इसीलिए मैं कह रहा था, इस वक्त रुपेश आपको रोक रहे हैं, एक और बड़ी खबर आ रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने लिखा है कि पलटी मार नीतीश कुमार। ये बड़ा हमला सुरजेवाला का नीतीश कुमार पर, पलटी मार नीतीश कुमार, और यही कहा जा रहा है। हालांकि नीतीश कुमार भी टारगेट पर ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी को ही। केसी त्यागी ने तमाम तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं, लेकिन अब सुरजेवाला कह रहे हैं कि पलटी मार है नीतीश कुमार। पंकज झा, कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से। केसी त्यागी ने तमाम बयान दिए। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, कहीं कुछ हो नहीं रहा था, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है नीतीश कुमार पर कि यही है पलटी मार। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, समर्थन करते वक्त में ये तस्वीर खींची गई है और ये बता रहे हैं कि अब लोग ये साथ साथ हैं। लेकिन पंकज, जो मेरा सवाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि सुबह से, या कहिए जब से ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ, हर किसी के दिमाग में एक सवाल आ रहा है, और वो सवाल ये आ रहा है कि ये लड़ाई तो आरजेडी और जेडीयू के बीच है, फिर ये कांग्रेस क्यों बीच में आ रही है? नीतीश कांग्रेस पे निशाना साध रहे हैं, कांग्रेस नीतीश पे निशाना साध रही है, और लालू प्रसाद यादव बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए। देखिए, लालू प्रसाद यादव के पास अभी कोई विकल्प नहीं है, और जिस तरीके से फैसला लिया गया कल विधायक दल की बैठक में और उसके बाद भी जो चर्चा हुई है, उसमें यही हुआ है कि अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे। अब जब नीतीश कुमार ने बात रख दी, हालांकि उन्होंने बहुत स्पष्टता से अपनी बात नहीं कही है, उन्होंने जिस तरीके से कहा गठबंधन में उसमें दोनों तरीके की चीज़ें शामिल होती है। कांग्रेस का भी जिक्र था बिना नाम लिए हुए, और बिना नाम लिए हुए आरजेडी का, कि उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा था। लालू यादव की तरफ से कह दिया गया हमें जो कहना होगा हम जनता के बीच कहेंगे। पहले वो नीतीश कुमार के स्टेप्स को देख लेना चाहते हैं। वो भी मजे हुए नेता हैं, वो जानते हैं नीतीश कुमार को भली भांति से। तो अभी जो दो तरीके से बातें हो रही हैं, अगर हम जेडीयू के नेताओं की बात करें, जैसे केसी त्यागी ने कहा, वो नेशनल पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार ने इतनी कोशिशें की, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई, सीट शेयरिंग पर बात नहीं हुई। और जो रीजनल लीडर हैं यहाँ के बिहार के, वो कहीं ना कहीं आरजेडी पर हमलावर हो रहे हैं, जैसे नीरज हो गए। जी हाँ, लेकिन हम साथ साथ तस्वीर भी दिखा रहे हैं आपको। ये तस्वीर उस वक्त की है जब राज्यपाल को नीतीश कुमार ने समर्थन की चिट्ठी सौंपी। 128 विधायकों का समर्थन, उनके साथ ही मौजूद तमाम नेता, सम्राट चौधरी भी साथ बिल्कुल बगल में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जो अब आज शाम उप मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेने वाले हैं। 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन कितनी बदलेगी ये सरकार? क्या जिस तरह का बयान अब बीजेपी की तरफ से आया, जिसमें कहा गया कि नीतीश कुमार की तरफ से पहल की गई है, ये सफाई एक बार देने की कोशिश की गई कि बीजेपी की तरफ से पहल नहीं की गई, लेकिन जेडीयू की तरफ से पहल हुई। और देखिए 2 तस्वीरें, पहले सरकार की तरफ से इस्तीफा दिया नीतीश कुमार ने, और उसके बाद 1:15 बजे दोपहर में जाकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है कि कपड़े नहीं बदले लेकिन सरकार बदल गई। पंकज हमारे साथ मौजूद है। पंकज, सुबह 11:35 पर इस्तीफा और 1:15 बजे जाकर सरकार बनाने का समर्थन, और आज शाम 7 बजे सरकार भी बन जाएगी। नई सरकार में एक बार फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन जिस तरह के बयान अभी बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं, क्या कुछ हम विधानसभा के भीतर या बीजेपी और जेडीयू के बीच जो गठबंधन हुआ है उसमें समीकरण बदलते हुए भी देखेंगे पंकज? देखिए, समीकरण कुछ बदलते हुए फिलहाल नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से एक पर्सपेक्टिव बनाया जा रहा है और बीजेपी की तरफ से एक लाइन लिया गया है कि नीतीश कुमार की तरफ से प्रस्ताव आया, वो अनकंफर्टेबल थे आरजेडी के साथ। पंकज, आपके पास कोई बड़ी खबर है? आपके पास बड़ी खबर है, क्या है वो बताइए पंकज, आपके पास बड़ी खबर क्या है? और हम देखिए, मेरे पास एक लिस्ट आई है, जो राजभवन से लिस्ट आई है, हैंड रिटन लिखी हुई है, और उसमें जो दिख रहा है मुझे कि सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ये दोनों जो विधायक दल के नेता बीजेपी को उपनेता चुने गए, ये तो दोनों डिप्टी सीएम होंगे। इसके अलावा बीजेपी की तरफ से ही डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, वो मंत्री बनेंगे। अगर हम बात करें जेडीयू की तरफ से, तो विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार, संतोष कुमार सुमन, ये हम पार्टी के हैं, और सुमित कुमार सिंह, ये सब भी मंत्री बनाए जाएंगे। ये जानकारी हमारे पास आई है। यानी कुल अगर देखें तो नीतीश कुमार के साथ 8 लोग मंत्रिमंडल में शपथ लेंगे आज शाम, ये जानकारी अपने पास आई है। पंकज, ये एक थोड़ा सा बता पाएंगे समीकरण अगर देखें, जेडीयू ज्यादा हावी है, बीजेपी ज्यादा हावी है, तवज्जो कहां मिल रही है इस पूरे 8 में अगर आप देखते हैं तो?
मुझे लगता है राहुल, आप जो बात कह रहे हैं वो संतुलन बनाया गया है। जो पिछली बार सरकार में था कि 2 डिप्टी सीएम लगा दिए गए थे और जेडीयू के भी बड़े चेहरे थे, इस बार देखिए जैसा हम कह रहे हैं बार बार सत्ता की चाबी की बात का जिक्र हो रहा है। जो हमारे साथ पंकज संतोष कुमार सुमन जुड़ गए हैं, जीतन राम मांझी के बेटे हैं। संतोष कुमार जी, आपके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि आज शाम आप भी शपथ लेंगे, क्या आपको भी जानकारी दी गई है? आपकी बात हुई है? कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। इतनी जानकारी है कि 5 बजे का शपथ है। आज कुछ मंत्री लोग शपथ लेंगे, फिर 2-3 दिन बाद सारे लोग लेंगे, लेकिन अभी कौन शपथ लेगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। संतोष जी, आपका नाम आ गया है, हम देख रहे हैं वो एक सूची जिसमें आपका नाम भी है, तो आपको तो बताया गया होगा कि आप आज शाम शपथ लेने वाले हैं? नहीं, हाँ, इस मीटिंग में नहीं बताया गया है, लेकिन बाद में हो सकता है। अभी हम लोग खाना वाना खा रहे हैं, इसके बाद बताया जाए। तो आज शाम 5 बजे जा रहे हैं ना आप? आज शाम 5 बजे जा रहे हैं? तो सब लोग जाएंगे, सारे हमारे विधायक जाएंगे जी। संतोष जी, आपको हम जानकारी दे देते हैं कि आपका नाम आ गया है लिस्ट में जी। तो अब तो आपकी प्रतिक्रिया बनती है ना, लिस्ट में नाम आ गया है तो तैयारी तो अब आप कर रहे होंगे 5 बजे शपथ के लिए। तैयारी क्या करना है, लेकिन अभी हमको नहीं जानकारी है इसकी, आधिकारिक रूप से नहीं जानकारी है, तो हम इस पर हम नहीं समझते हैं कोई कमेंट करना चाहिए। जी संतोष जी, हमारे साथ पंकज झा भी बने हुए हैं। पंकज, आप भी संतोष जी से बात कर सकते हैं। संतोष जी से हम पूछ रहे हैं कि उनका भी नाम सूची में शामिल है। जाहिर सी बात है, अभी तो सूची दी ही गई है। संतोष जी, हम पार्टी की तरफ से 2 मंत्रियों की मांग की बात कही गई थी और आपका नाम उस पहले लिस्ट में है, तो क्या दूसरे मंत्री पद की भी अभी भी आपकी मांग बनी हुई है? जी, हम लोग तो चाहेंगे कि हमारे पार्टी से 2 मंत्री बने जी। ठीक, तो हम लोग की मांग है, हमारे कार्यकर्ताओं की मांग है। हम लोग का ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन सब लोग का ऐसा था, तो हम लोगों ने बोला कि हमारे कार्यकर्ताओं की जो भावना है वो हम लोग रखे हैं। आगे देखते हैं क्या होता है जी। संतोष जी, कुछ ये पता चल पा रहा है, ये तो पहला आप शपथ ग्रहण हो रहा है, अगला कब होगा और उसमें कितना टोटल मंत्री रहेंगे? कुछ बातचीत हो पाई है इस पे? होगा, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 4-5 दिन के अंदर में हो जाना है। पंकज, एक और सवाल लेना चाहते हैं। जी पंकज। मैं ये जानना चाह रहा था संतोष जी के, हेलो जी पूछिए। जी हाँ, आप पंकज क्या जानना चाह रहे थे संतोष जी से? आप दर्शकों को ऐसे ही बता दें, हम कोशिश एक बार फिर करेंगे संतोष जी के पास पहुंचने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी तरफ से 2 मांग है कि 2 मंत्री हो हम पार्टी से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो संतोष कह के गए हैं वो ये है कि अगले 4-5 दिन में दूसरा एक्सपेंशन हो सकता है। जो बात आई है निकल करके, इसका मतलब नीतीश कुमार की तरफ से ये संकेत या हो सकता है अपने सहयोगियों को बता दिया गया हो कि ये अभी शुरुआत में जो नाम आए हैं वो ये हैं और अगला 4-5 दिन में एक्सपेंशन किया जाएगा और हो सकता है जो हम बात कह रही है कि 2 मंत्री होने चाहिए, दूसरे मंत्री को जगह मिले। तो ये भी एक बड़ी खबर है कि अगले 4-5 दिन में नीतीश मंत्रिमंडल में फिर दूसरा एक्सपेंशन हो सकता है और ये सुमन की तरफ से, संतोष सुमन की तरफ से हमको बताया गया। जी संतोष जी, पंकज आप बता रहे थे कि आप क्या पूछना चाह रहे थे संतोष मांझी से? नहीं, मैं तो एक चीज़ और पूछना चाह रहा था। इस बात का जिक्र आ रहा था कल जब सम्राट चौधरी मिलने गए थे जीतन राम मांझी से, तो जो ये जीतन राम मांझी और उनकी पार्टी ने समर्थन दिया उसके बदले क्या क्या, तो जैसे 2 मंत्री पद की बात हो रही थी, जीतन राम मांझी के लिए राज्यसभा सदस्य की बात हो रही थी, तो हम इस बात का भी जिक्र करना चाह रहे थे। लेकिन सुमेरा, अगर इस लिस्ट को देखें जिनको आज मंत्री पद की शपथ लेनी है एनडीए के तहत में, तो जिन 2 चेहरे नाम मुझे दिख नहीं रहे हैं वो बड़े हैरान करने वाले हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा था कि ये जो गठबंधन हुआ बीजेपी जेडीयू का, उसके बीच के वो 2 आर्किटेक्ट थे, 2 अहम कड़ी थे जेडीयू की तरफ से, वो एक संजय झा और अशोक चौधरी जो नीतीश के बेहद करीबी नेता माने जाते हैं। उन दोनों का नाम इस मंत्री पद की शपथ लेने वाले नेताओं की लिस्ट में फिलहाल नहीं है। पंकज, क्या ये माना जाए, जो ऐसा कि अभी संतोष मांझी भी जानकारी दे रहे थे, और जाहिर सी बात है ये पहला एक शपथ ग्रहण हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद 2 से 4 दिन के बाद एक और शपथ ग्रहण होगा जिसमें एक्सपेंशन होगा या और तमाम लोगों को शामिल किया जाएगा, उन लोगों को उसमें शामिल किया जाए। हालांकि अगर वो सूत्रधार थे तो शायद पहली सूची में उन्हें शामिल होना चाहिए था, लेकिन अभी जो नाम है अगर उनका नाम नहीं है तो जिनका नाम है वो क्यों अहम है इस वक्त, उनकी शपथ ग्रहण क्यों अहमियत रखती है बिहार की राजनीति के लिए?
देखिए एक बात, देखिए एक जो नाम है जिसमें कहा जा रहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव, जिनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि उनके समर्थक जो हैं वो आरजेडी की तरफ में रुख कर सकते हैं, क्योंकि वो यादव बिरादरी के हैं, बहुत लंबे समय से नीतीश सरकार में मंत्री रहे हैं। और अभी जब नीतीश कुमार पहली बार इस्तीफा देने जा रहे थे आज जब राजभवन, तब उनकी गाड़ी में विजेंद्र प्रसाद यादव थे, वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री रहे हैं, तो उनको भी शामिल किया गया है। श्रवण कुमार जो कि उन्हीं के बिरादरी के, उन्हीं के इलाके के हैं और बेहद करीबी वो माने जाते हैं, उनको रखा गया है इस लिस्ट में। संतोष कुमार सुमन, मैंने कहा जैसे एक पॉलिटिकल मैसेज देने की बात हो रही है कि कास्ट और किस किस पार्टी के किस नेताओं को। सम्राट चौधरी का नाम और विजय सिन्हा का तो पहले ही आ चुका था। डॉक्टर प्रेम कुमार बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, गया से आते हैं और कास्ट कम्बिनेशन के हिसाब से उनको रखा गया है। तो इसी तरीके से जैसे सुमित कुमार सिंह है, उनको भी ठाकुर बिरादरी के हैं, उनका परिवार राजनीतिक रहा है, उनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। तो मुझे लगता है जैसा संतोष कुमार सुमन इस बात की जानकारी दे रहे थे कि अगले कुछ दिनों में, 5 दिनों बाद, हफ्ते भर बाद एक और मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो उन सभी लोगों को बड़े लिस्ट जो होगी उनको शामिल किया जाएगा। उस पर बातचीत होगी, बीजेपी से बात होगी, जेडीयू, दोनों पार्टियों के बीच बातचीत होगी और फिर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। प्राथमिक तौर पर आज जिन लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जानी है उसमें नीतीश कुमार के साथ ये 8 लोग शामिल। पंकज, अब इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, वो ये कि बीजेपी जेडीयू ठीक है, ये जो एक निर्दलीय है ये कौन है और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है कि पहली बार में ही इनको शपथ कराई जा रही है? सुमित, नहीं, सुमित कुमार सिंह जैसा मैं कह रहा था कि राजनीतिक घराने के रहे हैं और उन्होंने समर्थन दिया है और लंबे अरसे से वो मांग कर रहे थे और समर्थन दे रहे थे बीजेपी और जेडीयू के लिए। एक बात कह रहे थे कि ये गठबंधन हो, उनको शामिल कराया गया है, इसीलिए मैं उनका नाम देकर मैं भी हैरान हूँ। मुझे लगता है उसके पीछे वजह यही रही होगी। यानी एक तरह का संदेश इसके जरिए भी जो शपथ ग्रहण होगा आज शाम 7 बजे, जैसा कि कुछ देर पहले हमारे साथ जीतनराम मांझी के बेटे जुड़े हुए थे, उन्होंने भी बताया कि शाम 5 बजे का उन्हें समय दिया गया है। बताया गया है कि 5 बजे शुरुआत हो जाएगी, 5 से 7 के बीच ये शपथ ग्रहण होगा। 7 बजे जो शपथ ग्रहण होगा उसमें कौन कौन शपथ लेगा उसकी एक सूची जरूर सामने आ चुकी है। हालांकि आधिकारिक रूप से जो सूची है वो कुछ देर बाद जरूर सामने आएगी, लेकिन ये वो नाम है जो शपथ ग्रहण करेंगे आज शाम, यानी आज शाम 7 बजे तक बिहार में नई सरकार बन जाएगी नए गठबंधन के साथ। हालांकि पुराना ही गठबंधन है, लेकिन नई सरकार एक बार फिर 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार जिसके अगवा होंगे और उनके साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी मौजूद होंगे बीजेपी की तरफ से, जो उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। हमारे साथ बाकी तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ अक्कू श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रुपेश भी बने हुए हैं। अक्कू जी, लेकिन बिहार की राजनीति की हम बार बार बात कर रहे हैं, तो बिहार की राजनीति में फिलहाल 2024 सामने दिखाई दे रहा है और ये समीकरण बीजेपी को तो फायदा पहुंचाता ही है, नीतीश कुमार को कितना फायदा पहुंचाता है? निश्चित रूप से ये समीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा ज़्यादा पहुंचा रहा है, खासतौर से तब जब पिछली बार की तरफ से उसकी निगाह जो है 40 में 39 सीटों पर जीत की है। इस बार जो स्थितियां बन रही थी आज से कुछ दिनों पहले तक, उसमें भारतीय जनता पार्टी के सामने लगातार संकट था कि वो पिछली बार का प्रदर्शन दोहरा पाएगी, नहीं दोहरा पाएगी, क्योंकि 17 सीटें नीतीश कुमार के पास थी। अब इससे एक बहुत बड़ा है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीटें हैं वो मिल जाएं, प्लस नीतीश कुमार के जो सांसद जीत करके आएंगे वो मिल जाएं। तो ये उस कोशिश में होगी जो भारतीय जनता पार्टी को 303 प्लस और समर्थन वाले लोगों सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी करती है। भारतीय जनता पार्टी इस समय जिस माहौल में है, जिस उत्साह के साथ राम मंदिर के बनने के बाद में है, उसकी ये लगातार कोशिश होगी कि पिछली बार के अंक को 303 को पार किया जाए। इसलिए वो स्टेट वाइज अपनी समस्याएं हल करती चली जा रही है। अगर कहीं अगर उसका हस्तक्षेप से हल हो सकता हो, और नहीं तो दूसरा जो मजबूत हो रहा है उसको तोड़ा जाए। ये तोड़ने की शुरुआत या राजनीति में कहिए जो इनको अलग थलग करने की शुरुआत INDI के परसेप्शन को बिल्कुल तोड़ दिया गया है। 2024 सामने निशाने पर। अक्कू जी, आपको रोक रहे हैं क्योंकि एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें शाम 5 बजे होगा नीतीश सरकार का शपथ समारोह। शाम 5 बजे की जानकारी दी जा रही है कि 5 बजे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। 8 लोगों के बारे में अभी शुरुआती तौर पर जानकारी आई है, हालांकि ये पुख्ता तौर पर नहीं है, लेकिन जो जानकारी अभी तक मिल रही है 8 लोग हो सकता है शपथ ग्रहण में शामिल रहे, यानी शपथ लें। हमारे साथ रुपेश शामिल है। रुपेश, 5 बजे के बारे में जानकारी दी जा रही है, पहले 7 बजे कहा जा रहा था, 5 बजे ही होगा शपथ ग्रहण समारोह। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 5 बजे शाम को आज शपथ ग्रहण समारोह होगा और उसमें नीतीश कुमार के साथ 8 मंत्री
पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। और ये ख्याल रखा गया है कि 3 जेडीयू कोटे के, 3 बीजेपी कोटे के, एक हम से और एक निर्दलीय, या एक बैलेंस रहे। जो 4 खेमा है या 4 दल हैं कहें, निर्दलीय भी अपने आप में एक दल है, ये माना गया है और दिखाने की कोशिश की गई है कि किसी को प्रतिनिधित्व में कमी नहीं की गई है। लिहाजा सुमित सिंह, जो नरेंद्र सिंह के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के नरेंद्र सिंह के बेटे हैं, उनको भी पद की शपथ, मंत्री पद की वो भी शपथ लेंगे। और प्रेम कुमार जो बीजेपी कोटे के हैं, इस बार, पिछली बार उनको ड्रॉप कर दिया गया था, नेता प्रतिपक्ष उसके पहले उनको बनाया गया था, लेकिन पिछली बार जब 2020 के बाद जो सरकार बनी थी बीजेपी की और जेडीयू की, उसमें उनको ड्रॉप कर दिया गया था। लेकिन इस बार प्रेम कुमार को पहली लिस्ट में, यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ जो तीसरे मंत्री पद की शपथ लेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें प्रेम कुमार का नाम शामिल है। और विजय चौधरी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पंकज जी ने हालांकि सबके बारे में विस्तार से बताया, लेकिन विजय चौधरी बहुत महत्वपूर्ण है कि क्यों विजय चौधरी को शामिल किया गया है, अशोक चौधरी और संजय झा को शामिल नहीं किया गया है। विजय चौधरी ऐसे नेता हैं जो नीतीश कुमार के थिंक टैंक तो हैं ही, और सबसे विश्वस्त नेताओं में से हैं विजय चौधरी, जो बिहार विधानसभा अध्यक्ष बनाने की बारी आई थी, क्योंकि अध्यक्ष की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, चाहे भाजपा हो, आरजेडी हो या फिर जेडीयू हो। अगर अध्यक्ष की कुर्सी मिलती है तो अपने सबसे विश्वस्त में, खासकर बिहार में जो पलटीमार जो राजनीति चलती है, ऐसे में कभी राजभवन की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, और उसके बाद जब विश्वास मत हासिल करना होता है तो विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और जब बारी आई थी विधानसभा अध्यक्ष की, तो नीतीश कुमार ने विजय कुमार चौधरी को ही वो कुर्सी दी थी। जो संजय झा बीजेपी से जेडीयू में आए, अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां से छोड़कर वो जेडीयू में आए, फिलहाल विश्वस्त हैं। लेकिन विजय चौधरी वो नेता हैं कि नीतीश कुमार के सबसे विश्वस्त लोगों में से एक हैं, कि अगर आज नीतीश कुमार के साथ अगर एक मंत्री कोई शपथ लेता तो वो शायद विजय कुमार चौधरी ही होते। लिहाजा विजय चौधरी आज नीतीश कुमार के साथ शपथ ले रहे हैं। सुमेश, लेकिन जब आप विश्वास की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, तो सियासत में अब ये शब्द बहुत छोटा लगता है। कौन किसका विश्वस्त है और कौन किसके विश्वास का है, ये कहना मुश्किल होता है। लेकिन अक्कू जी, जो अभी की स्थिति हम देख रहे हैं, खास तौर से लालू प्रसाद यादव को लेकर के देख रहे हैं, बिहार के सेंटिमेंट्स कास्ट बेस्ड सेंटिमेंट्स कहे जाते हैं। बीजेपी को उम्मीद है कि राम मंदिर से उसका एक बड़ा सेंटिमेंट, एक बड़ा चंक उसके साथ आ सकता है, लेकिन क्या बिहार में वो जो कास्ट वाला सेंटिमेंट है, उस पर राम भगवान का, जो भगवान श्री राम का सेंटिमेंट है, वो हावी हो सकता है, या फिर लालू प्रसाद यादव वहां इमोशनल कार्ड खेल करके कुछ चीजें अपने पक्ष में कर सकते हैं? देखिए, जहाँ तक लालू प्रसाद यादव का सवाल है, तो लालू यादव और या आरजेडी, इसका जो वोट बैंक है लगभग तय रहा है, कैसी भी स्थितियों में हो तय रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको डेंट करने की कोशिश की है। पहले विधानसभा चुनाव में भी हाल में जो हुए, उसमें एक और यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया, इससे डेंट होने की उनकी संभावना है, थोड़ा बहुत संभावना है। देखते हैं उसमें होता कितना है, क्योंकि नतीजा तो बाद में ही पता लगेगा। लेकिन सत्ता में रहते हुए किसी यादव परिवार को इतनी बड़ी स्थिति देना, ये एक बड़ी चुनौती होगी जिसका ये सामना करने जा रहे होंगे आरजेडी वाले। आरजेडी के सामने समस्या ये है कि अपना वोट बैंक कैसे बचाएं आने वाले दिनों में, और उसको कैसे बराबर बनाए रहें। अभी तक बनाए रखा है और ऐसा कोई बहुत बड़ा डेंट होने की संभावना भी नहीं, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि जो उसका वोट बैंक है उसमें 2-3-4% की सेंध ऑलरेडी लग चुकी है। बाकी आगे अपने कामों से कितनी लगा सकते हैं, भगवान राम के नाम पे कितनी आगे कर सकते हैं, कितना उनको और जंगल राज के नाम पे उनका कम करा सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इसमें माहिर हैं। लालू यादव के जंगल राज के क्रेडिट को लेकर के वो बहुत सारा पहले भी सत्ता चला चुके हैं, अब भी वो उस भूमिका में आ सकते हैं। वो ये कहने में हिचकेंगे नहीं कि पिछले दिनों जो हत्याएं हुई हैं या जो लॉ एंड ऑर्डर की बुरी स्थिति हुई है, मुझे काम नहीं करने दिया गया है, वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें करेंगे। या फिर डबल इंजन की सरकार, विकास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई, क्या वो मुद्दे होंगे और उन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे? हमारे साथ रजनीश भी बने हुए हैं। रजनीश, क्या ये जो मुद्दे हैं एक बार फिर आरजेडी पे, क्योंकि वो आरजेडी पर आरोप लगाते रहे हैं और अभी भी कहा उन्होंने कि जो चल रहा था वो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, हालांकि उतने आक्रामक हैं नहीं नीतीश उनके खिलाफ, तो क्या ये आक्रामकता और बढ़ेगी आरजेडी के खिलाफ? आप पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। बीजेपी पटना दफ्तर के बाहर जबरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में, जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। जैसे ही नई सरकार के गठन की घोषणा हुई है, बीजेपी के समर्थन से
अब एक नई सरकार बनने जा रही है और ये बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आतिशबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये तस्वीर है क्योंकि अब बीजेपी सत्ता में है। लगातार नीतीश कुमार की आलोचना करते रहे हैं बीजेपी के लोग, लेकिन अब तो सरकार में आ रहे हैं और यहाँ पर उस नई सरकार की खुशी, नई सरकार का जश्न जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बीजेपी दफ्तर पटना के बाहर यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, आतिशबाजी हो रही है। थोड़ी देर पहले इन लोगों ने होली भी मनाई है। आप लोग देश में राम को लाए हैं और बिहार में भाजपा के नेतृत्व में भाजपा को लाए हैं। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी के साथ सभी नेतृत्व को मैं आभार प्रकट करता हूं और खास करके बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी, जिनके नेतृत्व में पूरा भाजपा मजबूत होगा और जो आज सरकार बनी है इसके लिए तहे दिल से। आप लोग नीतीश कुमार को पलटी कुमार कहते थे, यही अब रंग है बिहार का, भगवा रंग। अब पूरे बिहार का यही रंग है, भगवा रंग। भारत के और बिहार के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरा आगे बढ़ेगा बिहार। चलिए देखिए, जैसे जैसे चीजें बदलती हैं वैसे वैसे विचार भी बदल जाते हैं, बयान भी बदल जाते हैं। लेकिन रुपेश, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी जो उम्मीद कर रही है, जेडीयू का जो वोट है, क्या वो बदल पाएगा? वो बदल करके क्या बीजेपी को मिल पाएगा, जिस उम्मीद के साथ में बीजेपी ने जेडीयू के साथ ये गठबंधन किया है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये, सरकार में कितने मंत्री किसके होंगे ये तो हो गया, लेकिन लोकसभा सीट जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें अपर हैंड बीजेपी का रहेगा। पिछली बार के मुकाबले क्या इस बार नीतीश को कम सीट्स मिलेंगी? ये आपका जो पहला सवाल है, पिछले कई बार से हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से वोट भी ट्रांसफ़र होता है और कार्यकर्ता भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जेडीयू और बीजेपी के कार्यकर्ता एक दूसरे में समाहित हो जाते हैं। पिछली बार जब आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन हुआ था उस वक्त बहुत फील्ड में दिक्कतें आई थी और ये आरजेडी के नेताओं ने भी कहा था कि जेडीयू के नेता, जेडीयू के कार्यकर्ता जो बहुत लंबे समय तक बीजेपी के साथ रहे हैं, 17 सालों की यारी थी, वो जब टूटी थी उस वक्त मुश्किल हुई थी। लेकिन पिछले 2 बार से बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता, जैसे गठबंधन टूटता है या गठबंधन बनता है, दोनों का वोट भी ट्रांसफ़र होता है और दोनों के कार्यकर्ता भी एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इस बार भी मुझे नहीं लगता है कि चुनाव बिल्कुल सामने है और ऐसे में चाहे जेडीयू के नेता हों, जेडीयू के नेताओं को मैंने ये सुना जय श्री राम का नारा लगाते हुए, तो 2024 में तो सबको जय श्री राम का ही भरोसा है और जय श्री राम का नारा लगाते हुए बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाएंगे और वोट पहले से ज़्यादातर बीजेपी के पास ट्रांसफ़र है ही, तो 2024 के लेकर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा सवाल आपका था राहुल जी कि क्या अपर हैंड बीजेपी का है? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष पिछली बार भी, पिछली सरकार में। 1 मिनट रुपेश, आपको रोक रहे हैं। चिराग पासवान क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। एक अलाय पार्टनर होने के नाते यकीनन हम लोगों के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। एनडीए का साथी होने के नाते बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पर लंबे समय से हम लोग काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये एक मौका है अपने उस विजन को धरातल पर उतारने के प्रयास करने का। हैविंग सेड दैट, आने वाले दिनों में सरकार की क्या रूपरेखा होती है, एजेंडे में किस किस चीज़ों को जोड़ा जाता है, क्या कोई साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाया जाता है, नहीं बनाया जाता है, इन तमाम विषयों पर आने वाले दिनों में चर्चा होगी। आज महत्वपूर्ण था कि मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री पहले इस्तीफा दें, उसके बाद पुनः वो शपथ लें। आज शपथ समारोह में शामिल होने जा रहा हूँ एनडीए के सहयोगी के तौर पर, और जैसा मैंने कहा कि हम लोग के लिए ये खुशी की बात है कि एनडीए की सरकार बिहार में आ रही है। जो सोच प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी रखते हैं विकास की, डबल इंजन की सरकारों की, मेरे प्रधानमंत्री की अपनी सोच है और हम लोग का भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर विजन है। मैंने कई बार इससे पूर्व में भी कहा कि मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से नीतिगत विरोध था, है। संभवतः अगर इस तरीके से ही, अगर उन्हीं की ही नीतियों पे काम चला तो संभवतः वो विरोध आगे भी रहेगा। मैंने हमेशा माना है कि उनकी नीतियों ने बिहार का विकास नहीं किया। ऐसे में नई सरकार जो एनडीए की वहां पे बनी है, उस सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के विजन को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जोड़ा जाता है
और हम लोग सही मायनों में बिहार को उस विकास की राह पर लेकर चलते हैं जिससे बिहार अभी तक अछूता रहा है, तो यकीनन ये हम लोग के लिए एक सफल निर्णय होगा। आप नीतीश कुमार का स्वागत कर रहे हैं सर, आप नीतीश कुमार का एनडीए में स्वागत कर रहे हैं कि नीतीश कुमार से कोई आपत्ति नहीं है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान मजबूती से मैं मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा हूं, उनके हर फैसलों के साथ मैं खड़ा हूं। जरूरी नहीं है कि आप गठबंधन में जब हो तो हर फैसले से आप सहमति हो, हर फैसले से आप खुशी हो, पर राष्ट्र हित में जब फैसले लिए जाते हैं, देश हित में जब फैसले लिए जाते हैं, यकीनन इस बात को भी नहीं झुठलाया जा सकता है कि आज हम लोग चुनाव की पूर्व संध्या पर हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा के चुनाव हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में बड़े लक्ष्य को साधने के लिए यकीनन कई और ऐसे फैसलों को लिया जाता है या लेना पड़ता है जिससे आप संभवतः पूर्णतः सहमत नहीं हो, पर इस फैसले पर सहमति मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की वजह से है, एनडीए गठबंधन को मजबूत करने की वजह से है और देश हित में लिया गया आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते पंकज, ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है चिराग पासवान की तरफ से। अब जो उनके स्वर हैं, जो उनके सुर हैं, वो स्वागत के कम और विरोध के ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि चिराग पासवान ने पहले ही संकेत दे दिए हैं कि ये गठबंधन बना तो है लेकिन सहयोगी बहुत खुश नहीं है? देखिए, उन्होंने ऐसी लंबी लकीर खींच रखी है ना चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ। पिछले विधानसभा चुनाव में वो जगह जगह जाकर नीतीश कुमार उनकी पार्टी की बैंड बजाते रहे, ये कहकर कि वो नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बजरंग बली है। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे राष्ट्रहित में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिससे पूर्णतः सहमत नहीं। लेकिन ये काम तो बीजेपी के नेता भी कर रहे थे। उनका इंटरैक्शन बहुत ज्यादा जेडीयू से है नहीं। पंकज, सवाल ये है कि नीतीश के खिलाफ जो विरोध था वो तो बीजेपी के नेता भी कर रहे थे, बिल्कुल, बावजूद इसके साथ आए। लेकिन चिराग साथ आने के बावजूद कह रहे हैं कि देखिए उनके नीतिगत फैसले अगर ऐसे रहेंगे तो मैं विरोध करूंगा। दोनों पार्टियों में फर्क है ना राहुल। ये तो चिराग पासवान अपनी पार्टी के सब कुछ है, सर्वे सर्वा है। यहाँ केंद्रीय नेतृत्व ने फैसला ले लिया और पगड़ी पहनकर ही सम्राट चौधरी चले गए नीतीश कुमार के साथ और थोड़ी देर में शपथ भी ले लेंगे। तो ये दोनों में फर्क है। और चिराग पासवान को जो सीटों का समझौता करना है वो बीजेपी के साथ करना है, वो बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रखेंगे। इतनी लंबी लकीर उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ खींच ली है, इसलिए वो अस्वस्थामा, हथो, नरो व कुंजरों वाले फॉर्मूले पर साथ भी हैं और साथ नहीं भी दिखना चाहते हैं। लेकिन पंकज, एक और बड़ा सवाल ये कि जो बहुत देर से हम जिसके मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू साथ तो आ रहे हैं, लेकिन दरअसल तो चुनाव लड़ना है 2024 का और बीजेपी को अपने संख्या बल को और बढ़ाना है, अपनी सीटों को और बढ़ाना है, जेडीयू भी अपने अस्तित्व को और बढ़ाना चाहेगा। वो जो ट्रांसफर होने की बात है एक बार फिर, क्योंकि आरजेडी भी जाकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश करेगी, वो कितना आसान है और कितना मुश्किल? देखिए, बिहार में अगर देखें पिछले कई चुनाव में, सबसे पहली बात तो ये है कि लोकसभा चुनाव बिहार की जनता बड़ा फर्क करती है। वो जानती है चुनाव ये मोदी का है। और अगर आरजेडी की बात करें तो आरजेडी का कोई आदमी कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, इस तरह के सूरत हाल भी नहीं दिख रहे। बहुत समझदार है बिहार की जनता इस मामले में। और तीनों ही पार्टियों का अगर वोट शेयर देखें तो पिछले कुछ चुनाव में आमतौर पर उसी के आसपास रहा है। और बिहार में अगर मैं आपको एक कहानी का जिक्र करना चाहूँगा सुमेरा, बस 30 सेकेंड का वक्त लूँगा। 2015 में जिस दिन लालू यादव और नीतीश की दोस्ती वाली महागठबंधन की सरकार के नतीजे आ रहे थे, हम नीतीश कुमार से मिलने गए थे दोपहर की बात, उस दिन उन्होंने कहा था कि बीजेपी उनके लिए सबसे कंफर्टेबल अलायंस पार्टनर है। वो बीजेपी के साथ हमेशा से सहज रहे हैं और ये बात उन्होंने खुलकर कही है। जिस वक्त सरकार बन रही थी लालू के साथ, तब उन्होंने ये कहा था। और दोनों ही पार्टियों का वोट बखूबी ट्रांसफर होता रहा है, ये पिछला अतीत भी कहता रहा है। रुपेश, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, मैं फिर से चिराग पासवान की तरफ आऊंगा। चिराग पासवान का विरोध जो है वो इस गठबंधन को लेकर के वो एक तरीके से दबे, तो मैं नहीं कहूंगा, खुले तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान का फायदा क्या होगा इस गठबंधन के बाद से? उनकी पार्टी बच पाएगी? जो खोया है उन्हें वो वापस मिल पाएगा? तो वो 13 करोड़ जनता का सम्मान करना एनडीए का। देखिए, चिराग पासवान
की खुशी और चिराग पासवान की नाराज़गी, दोनों की दो वजहें हैं। एक जो इस वक्त थोड़े से नाराज़ दिख रहे हैं वो ये कि उनको पहले लग रहा था कि वो जितनी सीटें चाह रहे हैं लोकसभा चुनाव में उतनी सीटें उनको मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ एनडीए में सहयोगी बढ़ गए। नीतीश कुमार, जेडीयू जिनके 16 सांसद हैं और 16 सांसदों के रूप में नीतीश कुमार ने पहले भी कहा है कि हम अपनी 16 सीटों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब चिराग पासवान चचा भतीजा दावा कर रहे थे कि हमको 4-4 सीटें चाहिए, हमको 6-6 सीटें चाहिए। अब तो मामला ये है कि नीतीश कुमार और बीजेपी 17-17 सीटों पे चुनाव लड़े, 4 सीटों में चाचा भतीजों को निपटा दिया जाए, 1 सीट जीतन राम मांझी को और 1 उपेंद्र कुशवाहा को। ऐसे में अगर चिराग पासवान को देखें तो चिराग पासवान को एक। रुपेश, मैं जो पूछना चाह रहा हूं आपसे कि पार्टी किसकी रहेगी, चाचा की रहेगी या भतीजे की रहेगी? क्योंकि यहाँ ये भी महत्वपूर्ण है चिराग पासवान के लिए। अगर चाचा भतीजे में चाचा की पार्टी न रहकर भतीजे की रहती है और 4 सीटें मिलती हैं, तब भी चिराग पासवान फायदे में रहेंगे। देखिए, फिलहाल बीजेपी की ये कोशिश होगी और नीतीश कुमार की भी कोशिश होगी कि चाचा भतीजा एक हो जाएं, और बीजेपी ये कोशिश लगातार करती भी रही है। तो मुझे लगता है कि सीटों के रूप में पार्टी भले न एक ना हो, लेकिन उनको एकीकृत रूप से सीट दिया जाएगा कि आप अपना बंटवारा कर लें, आपके 6 सांसद हैं, आप अपना बंटवारा कर लें। लेकिन चिराग पासवान खुद के लिए 2025 का स्पेस बचा कर रखना चाहते हैं कि 2025 में जिस तरीके से विधानसभा का चुनाव होगा, अगर अकेले लड़ने की नौबत आती है और बीजेपी अपना चिराग बचा करके रखेगी, अगर ये नौबत आती है कि फिर से नीतीश कुमार को कट टू साइज करना हो, तो चिराग पासवान को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी और चिराग पासवान भी जानते हैं कि 2025 में उनकी भूमिका क्या होगी। कैसे उन्होंने निर्णय लिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि देश हित में वो फैसला तो लिए हैं लेकिन नीतियों पर विरोध रहेगा। जब बिहार सरकार के विरोध करने की बात आएगी, बिहार सरकार की नीतियों की विरोध करने की बारी आएगी, तब तक 2024 समाप्त हो गया रहेगा और सामने रहेगा 2025। तो अपने रास्ते खुले रख कर चल रहे नीतीश कुमार की, उन्हें जब जेडीयू का या नीतीश कुमार का विरोध करना पड़े तो वो रास्ता और वो विकल्प भी उनके पास मौजूद रहे 2025 से पहले। लेकिन इस बीच बड़ी खबर बता दें, शाम 5 बजे होगा शपथ ग्रहण। बीजेपी कोटे से 3 मंत्री शपथ लेंगे, जेडीयू कोटे से 3 मंत्री शपथ लेंगे, 1 निर्दलीय और 1 हम के कोटे से मंत्री पद की शपथ ले जाएगी। ये होंगी जो मंत्री पद की शपथ आज शाम 5 बजे होगी। हमारे साथ रजनीश बने हुए हैं। रजनीश, बीजेपी मुख्यालय के बाहर ही मौजूद हैं बिहार में। रजनीश, उत्साह है यहाँ पर, जाहिर सी बात है सम्राट चौधरी आज शपथ लेने वाले हैं, विजय सिन्हा शपथ लेने वाले हैं, ये तमाम जो बीजेपी के कोटे से मंत्री शपथ लेने वाले हैं, बीजेपी में कितना उत्साह और 2024 को लेकर कितना उत्साह? जेडीयू के साथ जाने पर किसी तरह का कोई विरोध क्या वहां पर सुनाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं, किसी तरह का कोई विरोध सुनाई नहीं दे रहा है। और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं बहुत अनुशासित होते हैं। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व फैसला लेता है, कभी उस फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता है, और ये परंपरा पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रही है। और जो तस्वीर हमने आपको दिखाया, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर खुश हैं, आतिशबाजी हो रही है, लगातार यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष हो रहा है, होली यहाँ पर मनाई जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है। कुछ कार्यकर्ताओं से हमने बातचीत भी की थी और सब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से हमने बात की थी और 2024 के चुनाव को लेकर भी हमने उनसे सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि अब तो 40 में 40 सीटें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है, आत्मविश्वास में है। नीतीश कुमार और बीजेपी का ये ट्रैक रहा है, पिछले जिन चुनावों में ये दोनों साथ में रहे हैं, बिहार का अधिकतर वोट उनको मिला है, अधिकतर सीटों पर वो चुनाव जीते हैं, और यही बात बीजेपी के लोगों को मालूम है। और इसी बात को लेकर वो लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त हैं कि नीतीश कुमार के साथ आने से एक बड़ा चंक उनके साथ आएगा, जीतन राम मांझी के साथ एक बड़ा चंक आएगा, और 2024। जी रजनीश, यानी एक बड़े वोट बैंक का जुगाड़ हो गया एक बार फिर साथ आने से। लेकिन अक्कू श्रीवास्तव सी, जय श्री राम का उद्घोष अभी भी सुनाई दे रहा है बीजेपी मुख्यालय के बाहर, बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। क्या ये एक बड़ा फैक्टर और बड़ी वजह, और इसका कितना बड़ा योगदान होगा अभी जब 2024 का चुनाव लड़ेंगे? मैं इसी में एक चीज और जोड़ देना चाहूंगा कि बीजेपी को पता है कि इस समय जो भगवान राम के मंदिर की वजह से उसके सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा उसके वो एक हाई पर है। जी, फिर आखिर क्यों उसको नीतीश कुमार की जरूरत महसूस हो रही है? देखिए, नीतीश कुमार की ज़रूरत इसलिए होगी, भारतीय राजनीति में खासतौर से बिहार में पिछले लगभग 25 सालों से आप ये कह सकते हैं कि वहाँ की राजनीति 3 खेमों में बटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू
और आरजेडी में। अब वो अगर, क्योंकि तराजू दो ही हिस्से में बढ़ सकती है, सत्ता दो ही हिस्से में विपक्ष उसमें हो सकता है, तो किसी एक को एक के साथ जाना पड़ेगा।